हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज कौन सी 6 पॉइंट कितना 2। ठीक, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसमें जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान या ह्रासमान फलन। तो पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वर्धमान या ह्रासमान का। वर्धमान मतलब अगर आप उसको हिंदी में बोलें तो वर्धमान का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ठीक है। और ह्रास का मान का मतलब क्या होता है? ह्रास माने होता है घटना, घटता हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या चर्चा करेंगे? वर्धमान और ह्रासमान फलन की चर्चा करेंगे। तो कौन सा फलन वर्धमान होगा, कौन सा फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मेरे पास 4 फिगर बने हैं, ये हमारे किसी ग्राफ के हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ा ग्राफ को देख के चर्चा करते हैं, कौन सा वर्धमान है, कौन सा ह्रासमान है। और एक भाषा और यूज होती है, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। एक और निरंतर ह्रासमान या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इनका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। जैसे मैंने कहा एक हमारे पास फलन का ग्राफ दे रखा है। देखो इस ग्राफ को गौर से देखें, ये ग्राफ कैसा है हमारे पास? कॉन्टिन्यूस, कहीं से भी ग्राफ टूटा नहीं है। तो अभी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ऊपर को चला गया। तो ऐसे ग्राफ जो निरंतर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, यानी कि ये है निरंतर वर्धमान फलन का क्या है? ग्राफ है। ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास इस पे चर्चा करते हैं। देखो ये ग्राफ यहाँ से बढ़ा, ठीक, फिर उसके बाद ना तो बढ़ रहा ना घट रहा है, स्ट्रेट हो गया। फिर उसके बाद बढ़ा, फिर इसके बाद क्या? ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्ट्रेट हो गया, फिर ऊपर को बढ़ गया। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं वर्धमान फलन, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ। यानी एक ऐसे फलन का ग्राफ है जो केवल क्या है? वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं है। ये निरंतर वर्धमान है और ये क्या है हमारे पास? क्या है? केवल वर्धमान। अब जैसे निरंतरता का मतलब, जैसे आप स्कूल आते हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आए उनसे पूछने लगे कि हमारा बच्चा क्या निरंतर स्कूल आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम अपने अटेंडेंस रजिस्टर में देखेंगे और आपका अटेंडेंस देखेंगे। आप रेगुलर आ रहे होगे तो हम कहेंगे नहीं, आपका बच्चा निरंतर आता है, यानी बराबर आ ही रहा है, ठीक है। और उसी के बाद अगर कहीं पे बीच में एब्सेंट है, नहीं आ रहा है, फिर 2-4 दिन बाद आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे उसमें निरंतरता नहीं है। सेम वे में यहाँ देखो, जो ग्राफ बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला गया, एक निरंतरता है, तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पहले ग्राफ बढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा, फिर उसके बाद फिर बढ़ा ना घटा, फिर बढ़ा। तो ऐसे ग्राफ क्या कहलाते हैं? वर्धमान फलन, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं, ठीक। सेम वे में मान लीजिए हमारे पास इसी फंक्शन का ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ से सीधे घटता हुआ चला आ गया नीचे को, ठीक है। तो ये एक निरंतरता है इसमें घटने में। तो हम लोग ऐसे ये जो ग्राफ होते हैं, किस फलन के ग्राफ हो गए? ये ऐसे फलन के ग्राफ हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि निरंतर ह्रासमान क्या फलन के क्या है? ये ग्राफ है। इसी तरह हमने देखा यहाँ से ग्राफ नीचे को आया, उसके बाद ना तो घटा ना बढ़ा, फिर नीचे को आया, ना घटा ना बढ़ा, फिर नीचे को आया। तो ये कैसा हो गया? एक निरंतरता नहीं रही। तो उसके बाद क्या हो गया? ये ह्रासमान फलन हो गया, यानी ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब करना क्या है? अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्राफ करके बताओ, तो हमसे पूछा जाएगा कि किस फलन को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। उसके बारे में हम यहाँ अलग से चर्चा करेंगे, ठीक। ये ग्राफ के जरिए हमने आपको बताया कि इस तरह से कौन से फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, निरंतर वर्धमान, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या निरंतर ह्रासमान होते हैं, उसके बारे में ये चर्चा की। ओके, आगे फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम मैथमेटिकली इसको किस तरह से करें कि कौन सा फंक्शन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान। ओके, ठीक। ये फंक्शन f(x) है ना, इज सेड टू बी ए कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल होगा गौरव? ओपन इंटरवल। इन ओपन इंटरवल कितना? ए बी।
in open interval AB if x1 and x1 is less than क्या है हमारे पास x2 है ना, यानी कि इस इंटरवल ए बी में x1 x2 से क्या है छोटा है, कोई दो वैल्यूज हैं इस इंटरवल की, x1 लेस देन क्या है x2, implies that क्या implies that ये कि fx1 is इंक्रीजिंग है, fx1 is क्या होगा इंक्रीजिंग लेस देन इक्वल टू क्या होगा fx2 है ना, where x1 x2 जो है ना x1 x2 बिलोंग करेंगे किसको, इस इंटरवल को, इंटरवल कितना ए बी जो रियल नंबर के होंगे। हाँ एक मिनट सही है, क्यों है डिक्रीजिंग का क्या सब लोग क्या ए फंक्शन fx इज सेड टू बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी एक फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा, कहाँ पर विवृत अंतराल ए बी में इफ यदि ऐसा हो कि x1 इज लेस देन क्या x2, x1 x2 क्या है, कोई दो वैल्यूज हैं इस इंटरवल के बीच की, उसमें भी x1 क्या है x2 से क्या है छोटा है, तो इम्प्लाइज दैट है ना, ये हमारे पास प्रदर्शित करता है कि fx1 यदि fx1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए fx2, यानी fx1 की वैल्यू fx2 से क्या हो जाए कम हो जाए या उसके क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो वो फलन कैसा होता है हमारे पास इंक्रीजिंग, और यहाँ लिख दिया है कि x1 और x2 बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, इंटरवल a, b, यानी x1 और x2 वैल्यू जो कहाँ से ली गई, इंटरवल a b के बीच से ली गई। बात समझ में आया? ठीक, अभी ग्राफ में एक चीज बता दी जाएगी आपको कैसे, और बताता हूँ। ठीक, नंबर सेकेंड, अब जैसे इंक्रीजिंग हो गया हमारे पास, अब आप लिखो ए फंक्शन fx is set to be a कौन सा फंक्शन, स्ट्रिक्टली क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ओपन इंटरवल a, b if x1 is less than x2 है ना, x1 is less than x2 implies that fx1 is क्या लेस देन कितना हो जाएगा fx2। ठीक, where x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, इंटरवल कितना a b। ठीक, x1 x2 का मतलब क्या, x1 लेस देन x2 का मतलब समझते हो, जैसे कोई इंटरवल दिया आपको 2 कितना 4, तो हमेशा लेफ्ट वाला क्या होगा छोटा और राइट वाला क्या होता है बड़ा, ये क्या हो गया हमारे पास x1 और क्या हो गया हमारे पास x2। ठीक हो गए, तो अब हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास x1 x2 है कोई दो वैल्यूज हैं और a, b कोई ओपन इंटरवल है ना, कोई भी इंटरवल हो सकता है, उसके बीच की कोई भी दो वैल्यू हमारे पास x1 और क्या है x2 है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक फलन निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा, कहाँ, विवृत अंतराल a, b में क्या कहलाएगा, अगर यदि ऐसा हो क्या कि x1 छोटा है किससे, x2 से, यानी x1 वाली वैल्यू x2 वाली वैल्यू से क्या है छोटी है, तो ये इम्प्लाइज करता है, ये प्रदर्शित करता है कि यदि fx1 की वैल्यू, यानी x1 फंक्शन में x1 वैल्यू रखो fx में, फिर उसके बाद क्या रखो x2 वैल्यू रखो, अगर ऐसा हो जाए कि fx1 इज लेस देन क्या हो जाए fx2, x1 की वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू, x2 रखने से फंक्शन की वैल्यू से क्या हो जाए कम, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्धमान कहलाएगा। ठीक, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन आती है किसकी, डिक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान, आप लिखोगे ए फंक्शन fx is said to be a
सेड टू बी ए कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a कॉमा b, इन इंटरवल कौन सा, a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b। इफ यदि ऐसा हो x1 इज लेस देन क्या है, x2 x2 से छोटा है, implies that if fx1, ठीक है, अब fx1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, fx1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, या उसके क्या होगी, बराबर, किसके, fx2 के क्या होगी, बराबर, यानी fx1 की वैल्यू fx2 के से बड़ी या उसके क्या होगी, बराबर। तो ये क्या होगा हमारे पास, कौन सा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। वेयर x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, इंटरवल a कॉमा b को, ठीक है। फिर दूसरी चीज समझो, क्या है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन क्या बन रही है, ए फंक्शन fx is said to be a कौन सा, स्ट्रिक्टली, क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, इफ यदि ऐसा हो जाए x1 इज लेस देन क्या है, x2 है, x2 ये इंप्लाइज करेगा fx1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, fx2, ठीक। और यहाँ x1 और x2 बिलोंग करेंगे किसको, ओपन इंटरवल कितना, ए बी को, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एक फंक्शन जो है ह्रासमान कहलाएगा एक इसमें विवृत अंतराल ए बी में, यदि x1 क्या है, x2 से क्या है, छोटा है, ऐसा हो जाए fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, fx2, यानी अब fx1 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, या क्या हो जाएगी, बराबर, किसके, fx2 के, है ना। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान फलन कहलाएगा, ठीक। दूसरा चौथे वाले में क्या है, एक फंक्शन fx इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि एक फलन जो है निरंतर ह्रासमान कहलाएगा यदि इसका ऊपर इंटरवल किसमें, ए बी में, यानी विपरीत अंतराल किसमें, ए बी में, यदि ऐसा हो जाए कि x1 इज लेस देन कितना है, x2, और ये जो प्रदर्शित कर रहा है कि fx1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाए, fx2, यानी fx1 फलन में यानी फंक्शन में x1 की वैल्यू रखो और फलन में आप x2 की वैल्यू रखो, तो x1 रखोगे तो fx1 हो जाएगा, x2 की वैल्यू रखो, x2 वाली वैल्यू रखोगे तो fx2 हो जाएगा। यदि fx1 की वैल्यू fx2 से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो फलन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान। ध्यान रखना इस चीज को, देखो जैसे इंक्रीजिंग केवल बात होगी तो लेस देन कितना हो जाएगा, हमारे इक्वल टू लग रहा है, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रिक्टली जब बात आएगी तो इक्वल टू वाला निशान हट जाएगा, ऐसे डिक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में, ठीक है, इसमें इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। अब इक्वल टू हटा दिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मान लीजिए अब इसको हम कैसे चेक करें, जैसे अभी हमने ग्राफ में बताया ना, तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन लीजिए, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, इधर सुनो पहले। तो ये क्या कह रहा है कि fx1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2, यानी कि या तो fx1 की वैल्यू x2 छोटी है या उसके बराबर है, तो वो क्या है हमारे पास, वर्तमान। तो देखो वर्तमान वाला हमने ग्राफ यहाँ बनाया था, ठीक। आप वैल्यू कैसे रखते हो बेटा, तो छोटी सी बात पहले समझे, जैसे कहीं लिखा है फंक्शन fx लिखा है, ठीक है, फंक्शन क्या लिखा है, fx इक्वल टू, जैसे 9th में आपसे पढ़ाया गया x² कोई फंक्शन है ना, या आपसे कह दिया जाए fx इक्वल टू 2x कोई फंक्शन है, तो क्या f2 कितना होगा, तो आप क्या करते थे, x की जगह 2 रख देते थे, तो आपने 2 रखा, 2 दूनी कितना होगा, 4, यही तो रखता। ये फंक्शन हो गया हमारे पास, और ये f2 रखने से ये मिला हमारे पास, तो ये y हो गया, ठीक है, y हो गया। किसकी वैल्यू रखी है आपने, तो आपने जब x की वैल्यू रखी, 2 रखी, तो y को क्या मिलता है, क्या मिलता है, y मिलता है। y मतलब क्या हो जाएगा, fx का क्या हो जाता है, मान हो जाता है। बात समझे,
तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट बनाऊं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, 2 कितने हो जाएंगे 4। बात समझ में आई? तो मैं इस भाषा में पढ़ रहा हूं, मैंने कहा अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है, मैं एक वैल्यू रख रहा हूं x की जगह x1, मैं क्या पुट कर रहा हूं x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं x1, तो y कितना हो जाएगा fx1। भाई मैं x बराबर क्या पुट कर रहा हूं x1 पुट कर रहा हूं, तो y बराबर कितना हो जाएगा fx1 हो जाएगा। तो हम अगर इसको कोऑर्डिनेट बनाओगे तो कैसे चलोगे, x में x1 चलोगे है ना, y में क्या चलोगे fx1 चलोगे, जहां से परपेंडिकुलर कट करेंगे एक दूसरे के वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये छोटी सी बात है, ये तो 9th में हम लोग पढ़ते थे ना, वो इसलिए कि fx1 ऑप्शन देख करके बच्चे परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए अब आप देखो, आप चले x1 चले, मान लीजिए हमने कहा ठीक है x1 चले, हमारे पास ये x1 हो गया, एक्स में x1 हो गया हमारे पास, fx में रखो ये फंक्शन fx y इक्वल टू कितना हो गया fx, ठीक, ये दर्शा रहा y x2। अब यहाँ x1 चलोगे तो ये x1 चले, x बराबर कितना चले x1, अब x1 यहाँ रखो तो वो y कितना हो जाएगा fx1 हो जाएगा। तो y कहाँ चलते ऊपर में, मान लो ये चले हम लोग, ठीक है, ये दूरी क्या होगी fx1 क्या होगी fx1 होगी। तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये लगभग ज़्यादा चल गए यहाँ पे, ये fx1 हो गया। तो हमारे पास fx1 की स्थिति यहाँ नहीं आ जाएगी, ये हो गया ना fx1, ये हो गया fx1, पॉइंट यहाँ हो गया। अब ग्राफ हम बनाते चल रहा है ऐसे। अब इसमें x2 रख दो, x2 रखोगे तो x2 रखेंगे, मान लो हम x2 ये दूरी है, x1 क्योंकि x1 जो है x2 से छोटा है, x2 बड़ा है, तो ये दूरी चले यहाँ से यहाँ तक क्या चले x2 है ना, फंक्शन में रखा तो क्या बन जाएगा fx2, तो fx2 इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे ये हो गया ऐसे, ये और यहाँ से ये, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगी fx2, ये fx1 है, तो ये क्या है हमारे पास fx2 है, यही तो चलेगा, यहाँ पहुंच गए आप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये था हमारे पास x2, समझना जानते, x1 इज लेस देन क्या है x2, यानी x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, नहीं है कह रहा, x1 x2 से छोटा है कि नहीं है, ये x1 है ये x2 है, तो x1 क्या है x2 से क्या है छोटा है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ x1 इज लेस देन क्या x2, x1 जो है x2 से क्या हो छोटा हो, ये इंप्लाइज करता है अगर ऐसा हो जाए fx1 इज लेस देन इक्वल टू कितना fx2 है ना। तो यहाँ देखो ये fx1 है और fx2 से क्या है हमारे पास छोटा है, लेस देन तो मिल गया, इक्वल टू वाला यहाँ देखो, यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू रखी x1 रखी, मान लो एक वैल्यू हो गई x1, या अगर कोई अलग चीज समझे, ये x1 रखी तो हमको पॉइंट यहाँ मिल रहा है, यहाँ से फिर हमने यहाँ पे x2 रखी तो भी पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगी, fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा fx2 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों कंडीशन यहाँ दिख रही हैं कि जब हमारे ग्राफ बढ़े फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाए, बढ़े और कांस्टेंट हो जाए फिर बढ़े, तो हम क्या कहते हैं उसको इंक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान। तो आप ग्राफ देख करके देख सकते हो कि x1 x2 से छोटा था, ये इंप्लाइज कर रहा था कि fx1 की वैल्यू या तो क्या मिलेगी fx2 से क्या मिलेगी छोटी, या fx1 इक्वल टू इस कंडीशन में होगा तो क्या मिलेगा fx1 इक्वल टू क्या मिलेगा fx2। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी मिलेगी या fx1 बराबर मिलेगा fx2 के, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीजिंग करके। आप किसी भी ग्राफ को देखो, आप स्ट्रिक्टली में देखो तो यहाँ x1 आएगा तो यहाँ x2 आएगा, यहाँ x1 आएगा तो यहाँ x2 आएगा, यहाँ x1 आएगा तो यहाँ, यानी हमेशा क्या मिल रहा है fx1 इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा fx2 हमेशा। तो ये क्या कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहीं पे भी ऐसे आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसीलिए डिक्रीजिंग में अब हम fx1 चले तो यहाँ पहुंच गए है ना, तो ये fx1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा fx1। बात सुन रहे, fx2 चलेंगे तो हम यहाँ से यहाँ fx2 चल रहे हैं, तो ये पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हिसाब से fx2 ये बनेगा, क्या बनेगा fx2। तो कौन बड़ा हुआ आपकी fx1 बड़ा है, तो हमारे पास fx1 इज ग्रेटर देन क्या मिल रहा है fx2, जबकि कंडीशन वही थी कि x1 छोटा था और x2 क्या था बड़ा था, ठीक है। x1 क्या था, ये x1 था ये x2 था, कंडीशन सब में वही है ना। x1 क्या है हमारे पास क्या है छोटा है, इस वाले में x1 छोटा है किससे x2 से, बट अब की कंडीशन क्या हो गई, अब ये स्ट्रिक्टली वाले में डिक्रीजिंग पड़ रहा है, ये कंडीशन क्या होगी fx1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया fx2। देखो ये fx1 है हमारे पास, कहाँ गया ये fx1 हो गया,
अब कि f(x1) बड़ा हो गया, अब f(2) क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ fx1 ये fx1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये x1 चले हम लोग, ये क्या हो जाएगा, fx1 हो गया, क्या हो गया, fx1 हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने x2 लिया, क्या लिया हमने, x2, यहाँ पहुँच गए हम तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये fx2 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, fx2 हमारे पास क्या है, छोटा है, और fx1 क्या है, बड़ा है, जबकि x1 छोटा था और x2 क्या था, बड़ा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे x1 छोटा है किससे, fx2 से, लेकिन इम्प्लाइज कर रहा है कि fx1 बड़ा है fx2 से, है fx1 बड़ा है किससे, fx2 से। और कह रहा है ऐसा भी हो जाए कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने x1 चले, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम चले x2 चले, ठीक, देखो x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, तो x1 छोटा है किससे, x2 से, लेकिन जब ग्राफ बनाया इसका तो इसकी वैल्यू भी यही पुट कर रही है, उसकी वैल्यू भी यही, यानी ये कांस्टेंट है यहाँ पर, यानी fx1 बराबर क्या है, fx2। बात समझ में आई? तो ऐसे सभी ग्राफ क्या कहलाते हैं हमारे पास, डिक्रीजिंग ना, क्या कहलाते हैं, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये, लेकिन अब आपके पास जब सवाल आएगा तो आपको ये सब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए कि किसे कहते हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन वगैरह करना है, और क्या करना है अभी बताते हैं आपको, ठीक। और फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखो, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल कितना, ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऐसा है जो क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी रहा होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है। तो इस सेट टू बी, तो हमने लिखा इज सेट टू बी ए क्या, नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा फंक्शन इफ f डैश x क्या होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन कितना हो जाए, 0, इज ग्रेटर देन कितना हो जाए, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक। इज सेट टू बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इफ, यदि ऐसा हो जाए f डैश x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का मतलब समझे, f डैश x की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे f डैश x की जो भी वैल्यू आएगी क्या, निगेटिव वैल्यूज क्या होती है, 0 से छोटी होती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है हमारे पास 0 से बड़ी होती है। नंबर थर्ड क्या होगा हमारे पास कि ए डिफरेंशियल फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी इज सेट टू बी ए कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन, हाँ क्या बताया था, f डैश x इक्वल टू कितना हो जाए, 0, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये तीन कंडीशन बहुत अच्छी तरह से याद रखना। क्या याद रखना है आपको, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग कैसे होगा, और कांस्टेंट, मतलब आपको एक क्या दे देगा, फंक्शन दे देगा, फलन दे देगा कोई भी, तो आपको चेक करना है इसको क्या बताओ, वर्तमान, ह्रासमान या आपके पास कांस्टेंट फलन है, यानी कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम आपका उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि 0 से बड़ी आए, यदि 0 से बड़ी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी वर्तमान फलन हो जाएगा। 0 से छोटा है तो क्या होगा, ह्रासमान हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन करने से फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बात समझ में आई। ये तीन चीजें आप विशेष तौर से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब रही बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या होता है, तो वहां पर ये इंटरवल बदल जाते हैं,
है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है कि क्या कौन सा इंटरवल लग जाएंगे हमारे पास, क्लोज इंटरवल। उसमें क्या हो जाएगा, कंडीशन यही लगती है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आ जाए तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इन सवाल को, इस चीज को समझने के लिए ये चीज रहनी चाहिए, वो भले ग्राफ वाला पोर्शन आपके दिमाग में रहे ना रहे, लेकिन ये चीज जरूर रहनी चाहिए इन सवालों को लगाने के लिए। ठीक, अब हम जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या है एक्सरसाइज नंबर उसका 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो क्या है हमारे पास, बोल जल्दी जल्दी बोलो। So that the function हाँ fx is equal to हाँ 3x plus 17 3x प्लस कितना 17 is increasing or not? इज इंक्रीजिंग और नॉट, है ना। सिद्ध करो कह रहा है, दिखाओ। क्या दिखाना है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है ना, है या नहीं, दिखाओ। तो आप प्रूव कर रहे हो, क्या करोगे, क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें देखोगे एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है। उसमें ऑल रियल नंबर भी लिखा है, Yes sir. हाँ, फॉर ऑल रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, क्या है हमारे पास, और रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम लें और वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास पॉजिटिव, तभी वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो पहला काम हमको क्या करना है, आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एस किया, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3, 17 का 0, 3 आ गया। कैसा मिल रहा है एफ डैश एक्स, पॉजिटिव, ये रियल वैल्यू है और एक्स तो है नहीं, तो और सबको चेक करें। तो आपने ये क्या लिखा, कैसा मिला हमको, पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिला। हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन कितना है, 0, तभी तो पॉजिटिव मिला, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो हम कहेंगे फलन क्या है, वर्धमान। फलन क्या है, वर्धमान। वर्धमान यानी क्या, इंक्रीजिंग। थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको प्लीज, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद मेरे साथ अपने साथ करना, आपको आने लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या है। So that e की power 2x fx इक्वल टू कितना, e की पावर 2x is increasing or real. इज इंक्रीजिंग, है ना। इसको भी चेक करना, ये पहले वाले को भी इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान चेक करना था, इसको भी चेक करना है कि चेक करके बताओ, शो करो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वर्धमान फलन है। कहाँ, x बिलोंग टू कितना, r के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दिए गए फलन का डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, e की पावर 2x इनटू 2x में करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो f डैश x बराबर कितना हो गया, 2 e की पावर 2x, कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। बट यहाँ आप ये नहीं कहोगे पॉजिटिव मिल गया, नहीं, पॉजिटिव मिल गया तो आप कह रहे हो इंक्रीजिंग नहीं, क्यों, इसमें फर्क क्या हुआ, यहाँ वेरिएबल नहीं था, हमको ये रियल नंबर रख ही नहीं सकते थे, तो 3 अपने आप में रियल नंबर है। यहाँ पर ये क्या है, 2x है, अभी x है, तो x की जगह हम रख के चेक करेंगे नंबर को, है ना। पॉजिटिव नंबर भी रख के चेक करेंगे और निगेटिव, दोनों में ही हमको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो हमने क्या कहा, तो हमने जब हमने रखी x की वैल्यू कौन सी, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव की रख लो। मान लो x बराबर हमने जैसे 2 रख दिया, है ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, f डैश x यानी 2 रखा, 2 e की पावर कितना होगा, 2 इनटू कितना होगा, 2, तो 2 इनटू e की पावर कितना होगा, 4। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो ये कैसी है, पॉजिटिव। x वगैरह है क्या, वेरिएबल है नहीं, तो हमने कहा पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, रियल, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ललित समझ में आया, कौन सा फलन हो गया, वर्धमान। लेकिन अभी तो एक ही स्थिति हुई, क्या स्थिति हुई, ये स्थिति हुई, हमने जब पॉजिटिव नंबर रखा, रियल नंबर तो निगेटिव भी होते हैं, तो हम निगेटिव नंबर भी रख के देख लेते हैं। तो हमने कहा x इक्वल टू कोई भी रख दो, जैसे -3 रख दिया हमने, -3 जब पुट करोगे तो f डैश x -3 करोगे तो क्या होगा, 2 इनटू e की पावर 2 इनटू -3, यही तो करोगे, ठीक है। तो आप ये कितना हो जाएगा, 2 इनटू कितना, e की पावर -6। तो इसको देख करके आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई, अभी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ऐसे लिखो ना, 2 e की पावर 6 नहीं लिख सकते इसको, ये पॉजिटिव हो गई, तब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गई, तो ये कैसा होगा, फिर इंक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी क्या हो गया हमारे पास, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। अब देखो ध्यान से, किसी भी रियल नंबर के लिए हमने जब पॉजिटिव वैल्यू लेके रखी
तो भी हमको पॉजिटिव मिला एफ डैश एक्स। निगेटिव वैल्यू रख के देखिए रियल नंबर की, तो भी हमें पॉजिटिव मिला। तो e पावर 0 में क्या होगा, e की पावर 0 1 होता है, 2 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या होगा, एक वर्तमान फलन होगा। मेरी बात समझ में आ गई? छोटी सी बातें हैं, ये इसको देख करके बच्चा कहेगा क्या है निगेटिव, निगेटिव नहीं है। e की पावर -6 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कितना, e की पावर 6, पॉजिटिव हो गया। तो कहने का क्या आया, दोनों सवालों का अर्थ क्या निकल के आया, अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ रही है पॉजिटिव, तो वो क्या होगा इंक्रीजिंग, और निगेटिव आ रही है तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। बात क्लियर होगी दो सवालों में? ठीक, आगे चलते हैं। देखो बेटा क्या करोगे, जो सी फंक्शन दे रखा है, आपसे कहा कि एक फंक्शन है, चेक करके बताओ 0 और π/2 के बीच में क्या है वर्तमान, इंक्रीजिंग, और चेक करके बताओ π/2 और π के बीच में क्या है हमारे पास ह्रासमान, डिक्रीजिंग, और 0 to π के बीच में ना तो वर्तमान ना तो ह्रासमान, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम कैसे करें, अपना तरीका वही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, दिए गए फंक्शन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन fx का, cos x हो जाएगा। तो हमने कहा fx क्या हो जाएगा cos x, कितना हो जाएगा f डैश x, कितना हो जाएगा sin x का, कितना हो गया cos x। अब सारी चीजें इसी पे तो डिपेंड करेंगी कि f डैश x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और वो तभी आएगी जब cos x की वैल्यू क्या मिले पॉजिटिव मिले, समझ में आए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा। अब cos x की वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब और सवालों में आगे पूछेगा इंटरवल बनाओ कहां पर, यहाँ इंटरवल बने बनाए आपको दिए हैं। तो सबसे पहले कह रहा इस इंटरवल के बीच में क्या होगा वर्तमान या ह्रासमान। ठीक, तो हमने कहा नंबर फर्स्ट कंडीशन जो इनका इंटरवल दिया है 0 to π/2 में, वो इंक्रीजिंग के लिए पूछ रहा है, इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग मतलब किसके लिए पूछ रहा है, वर्तमान के लिए। तो आप कैसे करोगे, इसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ रख दो, कोई वैल्यू। अब देखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कॉस का टेबल पढ़ी है आपने, पढ़ी है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, है ना। इस सब की वैल्यू हमें हमको क्या मिली पॉजिटिव भी तो मिली, पॉजिटिव मिलती कि नहीं मिलती, कोई भी उठा के रख देना। आंसर एक तरीका वो है पॉजिटिव मिलने का। दूसरा, जैसे आपने ये ग्राफ बना दिया ASTC ग्राफ, क्या होते हैं 0, ये कितना होता है π/2, ये हो गया π, 3π कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 2π। अब क्या कह रहा है 0 से π/2, तो यहाँ क्या लिखते हो और प्लस लिखते हो, और प्लस का मतलब यहाँ cos x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 0 से π/2 के बीच में हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे सिंस 0 to π/2 cos x इज ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब cos x पॉजिटिव हो गया तो f डैश x क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ना। सो दैट हम कहेंगे f डैश x इज क्या है पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। इट मींस क्या होगा, फलन क्या होगा वर्तमान, क्या होगा वर्तमान। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत है तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया वर्तमान हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग या लिखोगे फलन कैसा वर्तमान, यही तो पूछ रहा था हमसे, पूछ रहा था ना। सेकंड क्या दे रखा उसने, सेकंड हमें अंतराल दे रखा बेटा, कितना दे रखा π/2 से π। हमने कहा π/2 से π में हमको क्या प्रूव करना है डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग के लिए। अब क्या करें, ये π/2 है और ये π है, यहाँ कौन सा चतुर्थांश हो गया दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ केवल साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, तो कॉस कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मिल गया तो f डैश x निगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे इन इंटरवल π/2 to π कौन cos x, क्यों cos x, यहाँ cos x आया है इसलिए cos x इज ऑलवेज क्या होगा निगेटिव, cos x इज ऑलवेज निगेटिव। अब निगेटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू तो f डैश x क्या आएगी 0 से क्या हो जाएगी छोटी, लेस देन कितना हो गया 0। तो हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हो गया हमारे पास डिक्रीजिंग, तो प्रूफ हो गया डिक्रीजिंग हो गई। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। अब कह रहा है कि 0 to π के बीच में क्या होगा, ये 0 है और ये π है, तो हुआ क्या कहीं तो बढ़ा और कहीं घट गया। तो क्या निरंतर बढ़ रहा था क्या, नहीं। क्या निरंतर घट रहा था क्या, नहीं। तो क्या बढ़ रहा था
कहीं बढ़ा कहीं घटा, तो इसको क्या लिखोगे, ना तो वर्धमान रहा ना ही ह्रासमान रहा, पूरे में लगातार ना तो बढ़ रहा था ना ही घट रहा था, तो हम कहेंगे ना तो ह्रासमान रहा ना ही वर्धमान रहा। बात समझ में आई? तो हम सीधे लिख देंगे थर्ड कंडीशन जो है 0 to पाई के बीच में, जब हमने चेक किया यहां से यहां तक क्या हुआ, 0 से π/2 के बीच में बढ़ा, हम लिखेंगे क्योंकि इंटरवल 0 to π/2 में f डैश x कैसा मिला, पॉजिटिव, क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, है ना। फिर लिखोगे π/2 से जब पाई की ओर बढ़े हम लोग तो कैसा चले हम लोग, निगेटिव, तो f डैश x कैसा मिला हमको, निगेटिव लेस देन 0 मिला। सो दैट इसलिए हम कहेंगे 0 to पाई इंटरवल में कौन f डैश x क्या है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी नॉट, ना तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉर क्या, डिक्रीजिंग। बात समझ आई? हेलो, ठीक, ना तो निरंतर वर्धमान रहा ना ही ह्रासमान रहा, ये बात होती है इसमें, ठीक है। तो आप हर बार क्या करोगे, फंक्शन की क्या निकाल लेना,